नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञान समग्र चैनल पर हिंदी क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा तथा मेरी कल्पना का आदर्श समाज। यह पाठ कक्षा 12वीं एनसीईआरटी हिंदी आधार पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिए प्रस्तावित है। डॉक्टर अंबेडकर अपने समय के पहले ऐसे दलित व्यक्ति थे जिन्होंने मैट्रिक पास किया, लेकिन मैट्रिक पास करने के बाद ही डॉक्टर अंबेडकर नहीं रुके। उन्होंने अपनी पढ़ाई आगे जारी रखी और देश तथा विदेश से कई उच्च शिक्षा की डिग्रियां हासिल की। डॉक्टर अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में जाति प्रथा के नाम पर फैली ऊंच नीच, भेदभाव और छुआछूत जैसी बुराइयों को खुद अपने जीवन में झेला और साथ में उन्होंने यूरोप जैसे खुले समाज को भी अपनी आंखों से देखा। अतः वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारतीय समाज के पतन के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है इस देश की जाति व्यवस्था। यही कारण है कि भारतीय समाज की जाति व्यवस्था की बुराइयों को दूर करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर आजीवन प्रयास करते रहे। इसके लिए उन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, देश भर में घूम करके जनता को जागृत किया, तमाम संगठन स्थापित किए और बहुत सी पुस्तकें भी लिखी। इसी क्रम में लाहौर में जाति पाति तोड़क मंडल द्वारा 1936 में आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम में उन्हें अध्यक्ष के रूप में एक भाषण प्रस्तुत करना था, लेकिन दुर्भाग्यवश आयोजकों में डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर सहमति न बन पाने के कारण अंत में आयोजन को रद्द करना पड़ा। लेकिन चूंकि डॉक्टर अंबेडकर ने इस कार्यक्रम के लिए अपना भाषण तैयार कर लिया था, अतः उन्होंने इस भाषण को बाद में एक पुस्तिका के रूप में छपवाकर लोगों में वितरित किया और उस पुस्तिका का नाम रखा द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। यह पुस्तिका लोगों में काफी लोकप्रिय हुई। इस पुस्तिका में जाति व्यवस्था की कमियों को उजागर किया गया है, उससे होने वाली हानियों को बताया गया है, साथ ही जाति व्यवस्था के विकल्प के रूप में एक आदर्श समाज की परिकल्पना भी प्रस्तुत की गई है। तो इसी पुस्तक से या इसी पुस्तिका से कुछ अंश लेकर के इस पाठ में रखे गए हैं। दो अंश इस पाठ में दिए गए हैं। पहला अंश है श्रम विभाजन और जाति प्रथा और दूसरा अंश है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। श्रम विभाजन और जाति प्रथा नामक अंश में अंबेडकर जी ने भारतीय जाति व्यवस्था की कमियों को उजागर किया है, उसकी दोषों को उजागर किया है। वहीं दूसरी ओर मेरी कल्पना का आदर्श समाज में डॉक्टर अंबेडकर स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता पर आधारित एक आदर्श समाज की परिकल्पना प्रस्तुत करते हैं। तो आइए देखते हैं इस पाठ के सारांश को। पाठ आरंभ करने से पहले आइए देखते हैं लेखक के बारे में। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में महू नामक स्थान पर मध्य प्रदेश में हुआ था। अब आइए देखते हैं इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं को। इनमें से अधिकांश रचनाएं कुछ पुस्तक के रूप में है, कुछ भाषणों के रूप में है, जिनको बाद में पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया था। इनकी एक रचना है द कास्ट इन इंडिया। ज़्यादातर अंबेडकर की रचनाएं भारतीय समाज व्यवस्था के ऊपर, भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर और राजनीति से संबंधित हैं। कुछ धर्म और दर्शन से संबंधित भी इनकी रचनाएं हैं। तो एक रचना है इनकी द कास्ट इन इंडिया, इसके बाद देयर मैकेनिज्म, फिर दूसरी रचना है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट 1917 में पहली प्रकाशित रचना है। इसके बाद द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर द शूद्राज, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। ये रचना इनकी पीएचडी की थीसिस के रूप में थी, यानी जिस पर अंबेडकर ने पीएचडी किया था। तो वो रचना है द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। अगली रचना है द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। अगली रचना है एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, जिसमें से कुछ अंश आज इस पाठ में हम पढ़ेंगे।
लेबर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता, ये सब हिंदी में छपी कुछ पत्र पत्रिकाएं हैं जिनका संपादन भी डॉक्टर अंबेडकर ने किया। डॉक्टर अंबेडकर के संपूर्ण साहित्य को बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित कराया गया है और इसको भारत सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित कराया गया है। डॉक्टर अंबेडकर का निधन जो है वो सन 1956 में दिल्ली में हुआ। अब आइए देखते हैं पाठ का परिचय। श्रम विभाजन, जाति प्रथा एवं मेरी कल्पना का आदर्श समाज, यह दोनों अंश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 से लिया गया है, जिसका अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद ललई सिंह यादव ने किया है। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा अध्यक्ष के रूप में पढ़ा जाना था, परंतु आयोजकों में इस क्रांतिकारी विचार के बारे में सहमति न हो पाने के कारण आयोजन रद्द करना पड़ा और यह भाषण डॉक्टर अंबेडकर प्रस्तुत नहीं कर सके। बाद में उन्होंने इसे एक पुस्तिका के रूप में छपवाकर लोगों में वितरित कराई, जिसे काफ़ी लोकप्रियता मिली। इस अंश में डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय समाज में प्रचलित जाति प्रथा के दोषों को उद्घाटित करते हुए जाति प्रथा के समर्थकों को करारा जवाब दिया है। साथ ही विकल्प के रूप में स्वतंत्रता, समता और भाईचारा पर आधारित एक आदर्श समाज की परिकल्पना प्रस्तुत की है। अब आइए देखते हैं पाठ का सारांश। आज के आधुनिक युग में भी कुछ लोग जातिवाद का समर्थन करते हैं। उनका तर्क है कि आधुनिक समाजों में भी कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है और चूंकि जाति व्यवस्था भी श्रम विभाजन का ही एक रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस बात पर लेखक हैरानी जताते हुए इसका खंडन करता है। लेखक का मानना है कि किसी भी कुशल समाज के निर्माण के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है, पर जाति प्रथा का दोष यह है कि इसमें श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का भी अस्वाभाविक विभाजन किया जाता है। साथ ही अलग अलग श्रम वर्गों में भी ऊंच नीच की भावना स्थापित की जाती है, जो दुनिया की किसी भी अन्य समाज में नहीं पाया जाता। श्रमिकों के अस्वाभाविक विभाजन को और स्पष्ट करते हुए लेखक कहता है कि किसी भी सक्षम श्रमिक समाज के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित की जाए कि वह अपना पेशा या व्यवसाय स्वयं चुन सके। लेकिन इसके विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत व्यक्तियों को अपना व्यवसाय खुद चुनने का अधिकार नहीं देता। व्यक्ति को अपनी अर्जित योग्यता, रुचि या क्षमता के अनुरूप व्यवसाय चुनने की आज़ादी नहीं होती, बल्कि उसे उसी व्यवसाय को चुनने की बाध्यता होती है जो उसके माता पिता के जाति का परंपरागत व्यवसाय है। इस प्रकार जाति प्रथा न केवल जन्म के आधार पर व्यक्तियों का पेशा पूर्व निर्धारित कर देती है, बल्कि जीवन भर उसे उसी व्यवसाय से बांध कर रख देती है, यानी व्यवसाय बदलने की आज़ादी भी छीन लेती है। जाति प्रथा से होने वाली हानियां। जाति प्रथा से होने वाली हानियों का जिक्र करते हुए लेखक कहता है कि आधुनिक तकनीकी विकास के दौर में कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यवसाय अप्रासंगिक या अलाभकारी हो जाता है, यानी कि उस व्यवसाय में जीवन निर्वाह योग्य लाभ नहीं रह जाता। क्योंकि जाति प्रथा में किसी भी व्यक्ति को अपना पैतृक व्यवसाय बदलने की अनुमति नहीं होती है। ऐसे में यदि उस व्यक्ति का पैतृक व्यवसाय समय के साथ अलाभकारी हो जाता है तो उसे सदा के लिए बेरोजगार होना पड़ेगा और भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। इस प्रकार जाति प्रथा अप्रत्यक्ष रूप से बेरोजगारी और गरीबी का भी कारण बनता है। लेखक के अनुसार आर्थिक नजरिए से भी जाति प्रथा ठीक नहीं है। जाति प्रथा में व्यक्ति को अपनी अर्जित योग्यता, रुचि और क्षमता के अनुसार अपना व्यवसाय चुनने की आज़ादी नहीं होती, बल्कि उसे अपने पैतृक व्यवसाय को ही अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऐसे में
उसका न काम में मन लगता है, न उस व्यवसाय में वह और कुशलता अर्जित करता है, बल्कि काम में अरुचि के कारण धीरे धीरे वह टालू स्वभाव का और लापरवाह हो जाता है, जिसका सीधा असर उसकी उत्पादन क्षमता और आमदनी पर पड़ता है। इस प्रकार समाज के आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा ठीक नहीं है। मेरी कल्पना का आदर्श समाज। भारतीय जाति प्रथा की दोषों और उससे होने वाली हानियों का उल्लेख करने के बाद लेखक ने विकल्प के रूप में एक आदर्श समाज की परिकल्पना प्रस्तुत की है। लेखक के अनुसार एक आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता पर आधारित होना चाहिए। भ्रातृता शब्द को स्पष्ट करते हुए लेखक कहता है कि एक आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता तो होनी ही चाहिए कि किसी भी सामाजिक बदलाव का असर समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। समाज के हितों की रक्षा के प्रति प्रत्येक व्यक्ति भागीदार हो। एक दूसरे के बीच अबाध संपर्क और अनुभवों के आदान प्रदान के अवसर हों। सबके मन में एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हो, यानी सब दूध और पानी की तरह मिल कर रहें। यही भाईचारा है और यही सच्चा लोकतंत्र है। स्वतंत्रता शब्द को स्पष्ट करते हुए लेखक ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को आवागमन की स्वतंत्रता, शारीरिक सुरक्षा और स्वास्थ्य की स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार और जीविका के लिए आवश्यक औजार जुटाने की स्वतंत्रता के संबंध में शायद ही किसी को कोई आपत्ति होती है। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति को अपना रोजगार चुनने की स्वतंत्रता भी क्यों न होनी चाहिए। जिस समाज में व्यक्ति को अपनी योग्यता, रुचि और क्षमता के अनुरूप अपना व्यवसाय चुनने की आज़ादी नहीं होती है, वह समाज द्वारा जन्म के आधार पर पैतृक व्यवसाय अपनाने के लिए विवश किया जाता है, वह समाज कानूनी रूप से स्वतंत्र होते हुए भी सामाजिक दासता का उदाहरण है। समता के बारे में लेखक का मानना है कि फ्रांसीसी क्रांति के नारे में भी यह शब्द सबसे विवादित रहा। समता के आलोचक कह सकते हैं कि सब मनुष्य बराबर नहीं हो सकते, और यह तर्क वजन भी रखता है। मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर होती है जिससे सब मनुष्य बराबर नहीं हो सकते। पहला, शारीरिक वंश परंपरा, यानी माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक या जेनेटिक गुण। दूसरा, सामाजिक उत्तराधिकार, यानी माता पिता से प्राप्त आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तीसरा, मनुष्य के अपने प्रयत्न। इन तीनों कारणों से मनुष्य बराबर नहीं हो सकते, यानी उनमें निश्चित रूप से कुछ न कुछ अंतर रहेगा। लेखक का मानना है कि इन तीनों दृष्टियों से निस्संदेह सभी मनुष्य बराबर नहीं हो सकते। तो क्या इस कारण से समाज को भी उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करना चाहिए? जहां तक मनुष्य के अपने प्रयत्न का सवाल है, उसके आधार पर गैर बराबरी को जायज ठहराया जा सकता है, लेकिन पहले 2 कारणों से मनुष्य के साथ भेदभाव बिल्कुल उचित नहीं है। शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार व्यक्ति को जन्म से माता पिता से प्राप्त होता है। यह व्यक्ति के अपने हाथ में नहीं है, अतः इसके आधार पर व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव उचित नहीं ठहराया जा सकता। लेखक के अनुसार राजनीतिक शासन की दृष्टि से भी एक व्यवहारिक सिद्धांत के रूप में समता की आवश्यकता है। अपनी जनता के साथ व्यवहार करते समय शासक वर्ग इतनी बड़ी जनसंख्या में प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं और क्षमताओं में भेद नहीं कर सकता। अतः व्यवहारिक यही है कि शासन के समक्ष सभी को समान अवसर उपलब्ध हों। वैसे भी मनुष्य की आवश्यकताओं और दक्षताओं के आधार पर भेदभाव चाहे जितना भी उचित क्यों न हो, पर मानवता के आधार पर इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। इस प्रकार वास्तविक रूप में समानता भले ही एक काल्पनिक वस्तु हो, लेकिन शासन के नजरिए से यह जरूरी भी है और एकमात्र व्यवहारिक रास्ता भी। तो इस प्रकार आपने इस पाठ में देखा जाति प्रथा एवं श्रम विभाजन तथा मेरी कल्पना का आदर्श समाज, इन 2 शीर्षकों से डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के बारे में, जिसमें उन्होंने भारतीय जाति प्रथा में जो बुराइयां हैं उसको खुल करके बताया। साथ ही में
जाति व्यवस्था के स्थान पे किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए, उसके लिए एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था का उदाहरण भी उन्होंने रखा। पाठ थोड़ा कठिन है क्योंकि एक बड़े विद्वान द्वारा लिखा गया है और वो भी पहले अंग्रेजी में लिखा गया फिर हिंदी में अनुवाद किया गया है, तो कुछ चीजें कठिन लग सकती हैं आपको, लेकिन मुझे यकीन है अगर आप वीडियो को एक बार दो बार देखेंगे तो आपको जरूर यह पाठ अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। बड़ी सरल रूप से हमने पूरे पाठ का सारांश में व्यक्त करने की कोशिश की है ताकि इस पाठ के जो क्वेश्चन आंसर है उसको भी आसानी से आप हल कर सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।